हेलो नमस्कार साथियों। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 9th की कुछ विज्ञान की परिभाषाएं बताने वाला हूं जो फिजिक्स से संबंधित है। फिजिक्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो मापन है। तो मैं आप लोगों को मापन के बारे में बताऊँगा। तो मापन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग, और बड़ी आसान तरीके से आप लोगों को ये परिभाषाएं बताई जाएंगी ताकि आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मापन क्या होता है। मापन मापन तो आप लोग मापन से ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी न किसी वस्तु को मापने के बारे में बात होगी। मापना, व्यक्त करना, तौलना, नापना, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। तो मापना है क्या? किसी किसी मात्रक द्वारा किसी मात्रक द्वारा किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने की क्रिया मापन कहलाती है। तो मापन है क्या? कोई भी अगर हमारे पास वस्तु है, लंबाई चौड़ाई किसी भी प्रकार की, तो उसको अगर हम लोग माप रहे हैं तो जो मापने की जो प्रक्रिया है, जो हम मापन का जो कार्य कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मापन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम भी मापन है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मापन है कोई भी वस्तु है तो उसको अगर हम व्यक्त करने जा रहे हैं, मापने जा रहे हैं, मापने के लिए भी हमें कोई ना कोई मात्रक चाहिए, कोई ना कोई उपकरण चाहिए जिससे हम किसी वस्तु को व्यक्त करेंगे। तो उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मापन। उसी क्रिया को जो हम लोग कर रहे हैं वो कहलाता है मापन। अब मापन तो आप लोग समझ लिए होंगे, और अगली बात हम लोग समझते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक, अच्छा, मात्रक से पहले हम लोग जो है कुछ राशियों के बारे में समझेंगे ताकि हम लोगों को इस बारे में जानकारी हो कि आखिरकार मात्रक किसको मापता है। तो सबसे पहले हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं समझाऊंगा आप लोगों को भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो भौतिक राशियों का मतलब होता है कि ऐसी राशियाँ जिनको हम किसी न किसी मात्रक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, तौल सकते हैं या उनके परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं, वो सभी जो है राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आप लोगों को समझाऊँ लंबाई, तो लंबाई को आप लोग मीटर से माप लेते हैं, सेंटीमीटर से माप सकते हैं, किलोमीटर से माप सकते हैं। अगर क्षेत्रफल है तो आप क्षेत्रफल को आप लोग वर्ग मीटर से माप सकते हैं, क्षेत्रफल को आप बीघे से भी माप सकते हैं, क्षेत्रफल को आप एकड़ से भी माप सकते हैं। तो ये सब क्षेत्रफल के मात्रक होते हैं। आयतन के लिए लीटर शब्द आता है, लीटर मात्रक होता है, आयतन आप माप सकते हैं। घन मीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है। तो ये सभी जो मात्रक होते हैं वो आयतन के होते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी राशि है जिसको अगर हम व्यक्त कर पा रहे हैं, माप पा रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो हम कहेंगे कि वे राशियाँ जिनको हम किसी मात्रक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ हैं क्या? अगर हम किसी भी राशि को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी बात समझाता हूँ। जैसे आप लोग मान लीजिए गर्मी, मैं कह दूँ कि इधर रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं गर्मी आप लोगों को बता रहा हूँ कि गर्मी कम है, गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठंड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कभी भी ठंड का मैं परिमाण नहीं बता सकता हूँ। क्या 10 ठंड है कि 12 ठंड है कि 15 ठंड है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो जिनके बारे में हम निश्चित मात्रा में बता सकते हैं, फिक्स करके बता सकते हैं, जैसे कोई भी एक कपड़ा है तो हम उसकी लंबाई बता सकते हैं, कपड़े का क्षेत्रफल बता सकते हैं, कपड़े का द्रव्यमान भी तौल करके बता सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब भौतिक राशियाँ हो जाएंगी। लेकिन जिनको हम व्यक्त करके नहीं बता सकते हैं वो क्या होती है? वो सब क्या कहलाएंगे? भौतिक राशियाँ नहीं कहलाएंगी। अब इसके आगे तो आप लोग भौतिक राशियाँ समझ लिए होंगे। अब मैं समझाऊंगा
कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं ये उत्पत्ति के आधार पर, इधर लिखेंगे भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भौतिक राशियां हैं उनको अगर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के बेस पर हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक में मूल राशियां, मूल राशियां, और नंबर दूसरे में रहती हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बेसिक से आप बात समझिए, मूल राशियों का मतलब होता है कि वे राशियां जो खुद से बनी होती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो अन्य राशियों से प्रभावित नहीं होती हैं या अन्य राशियों पर उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसी राशियां कहलाती हैं मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियों का मतलब ये होता है कि जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं, दो या दो से अधिक मूल राशियां जब आपस में मिल जाती हैं किसी भी तरह से, तो वो कहलाती है व्युत्पन्न राशि। तो इनकी हम लोगों को जरूरत कैसे पड़ती है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मूल राशियां आखिरकार है क्या, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मूल राशि, मूल राशि, मूल राशियों का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं जैसे आप लोगों को समझाता हूँ कि कोई भी एक परिवार है, छोटी सी बात समझते हैं, कोई भी एक परिवार है, कोई भी एक परिवार है, उसमें मान लेते हैं कि 8 सदस्य हैं। कोई भी एक परिवार है उसमें 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जैसे माता और पिता। अगर मैं माता पिता की बात करूं, इस सदस्य के, इस परिवार के जो माता पिता सदस्य हैं वो मेन व्यक्ति हैं। तो एक प्रकार से वो कहलाएंगे मूल। क्या कहलाएंगे, मूल। मूल का मतलब होता है कि जो 8 सदस्य हैं, जो अन्य सदस्य हैं इन्हीं से निर्मित है, मतलब इनके आधार पर, इनसे ही उत्पन्न होकर के आए हैं बाकी के सदस्य। तो जो बाकी के जो मेन सदस्य हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं मूल सदस्य। तो यहाँ पर हम लोग समझाएंगे मूल राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिनसे अन्य राशियाँ निर्मित हैं, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, कि ऐसी राशियाँ जो अन्य राशियों को निर्मित करती हैं या अन्य राशियाँ जो इनसे मिलकर के बनी होती है वो कहलाती है मूल राशियाँ। तो मैं इसकी आपको परिभाषा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत आसान परिभाषा है, इसकी कठिन नहीं है। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो आप लोग इसकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं। छोटी सी परिभाषा हम कहेंगे कि वे राशियाँ जो स्वयं से निर्मित होती हैं, जो स्वयं से निर्मित होती हैं, जो स्वयं से निर्मित होती हैं, ये अर्थात किसी अन्य राशि का कोई भी प्रभाव नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, अन्य राशियों को कोई भी प्रभाव नहीं होता है, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियां क्या है, ऐसी राशियां हैं जिन पर अन्य राशियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये खुद से ही निर्मित होती है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लंबाई के अलावा आप देख सकते हैं द्रव्यमान के आगे लिख सकते हैं ताप, समय, इसके बाद विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये जो 7 राशियां हैं, पहली ये हो गई, दूसरी जो 7 राशियां हैं
ये जो 7 राशियां हैं, ये जो 7 राशियां हैं ये मूल राशियां कहलाती हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये 7 राशियां होती हैं जो मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब आप लोगों को मूल राशियां समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को आप लोग समझेंगे। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियों का मतलब होता है कि जो अन्य किसी राशियों से उत्पन्न होती है, अन्य किसी राशियों से मिलकर के बनी होती है, तो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो हम लोग लिखेंगे वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, या निर्मित होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है? जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होंगी वो कहलाएंगी व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लिखेंगे क्षेत्रफल। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है और लंबाई और चौड़ाई से मिलकर के बना होता है। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, जब 2 लंबाइयाँ आपस में मिल जाती हैं तो क्षेत्रफल होगा। आप आयतन लिख सकते हैं, आयतन भी व्युत्पन्न राशि। आयतन के अलावा चाल, वेग, त्वरण, विभव, ये से जितनी भी राशियाँ और बहुत सारी राशियाँ होती हैं। विद्युत प्रतिरोध हो गया और विद्युत विभव मैंने लिखा ही दिया। तो ये सभी जो राशियाँ हैं, ये सभी राशियाँ कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये राशियाँ मूल राशियों से मिलकर के ही बनी होती है। जैसे आप लोगों को बताऊँ चाल, तो चाल होता है दूरी बटे समय, और दूरी होती है लंबाई। दूरी हमारी लंबाई है और समय अपना समय। तो आप लोग देख रहे हैं कि लंबाई और समय का जो अनुपात है, लंबाई और समय का अनुपात हमारा कहलाता है व्युत्पन्न राशि। तो ये 2 राशियों से मिलकर के बन गया, अर्थात हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि है चाल हमारी। ठीक है। इसी प्रकार से आप आयतन में भी देख सकते हैं कि लंबाई 3 बार गुणा रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं कि लंबाई का ही 3 बार गुणा है। तो एक ही मूल राशि को जब 3 बार मिला दिया गया तो वो बन जाती है व्युत्पन्न राशि, अर्थात आयतन बन जाएगी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि व्युत्पन्न राशि है क्या। एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो आप लोगों को मैं आगे बताने वाला हूँ, मात्रकों के बारे में बताने वाला हूँ। आखिरकार मात्रक क्या होते हैं? मात्रक का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी वस्तु को जब मापते हैं तो मापने के लिए हमें कोई ना कोई पैमाना चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए। कोई एक पदार्थ होगा जो आधार होगा, कोई पैमाना चाहिए, तो वही हमारा कहलाता है मात्रक। जिससे भी हम किसी वस्तु को मापते हैं, व्यक्त करते हैं, तौलते हैं, तो हमारा कहलाता है मात्रक। तो आप लोग समझ सकते हैं मात्रक क्या है। तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ, या ऐसा कह सकते हैं कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। तो मात्रक है क्या? जो भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं वही कहलाता है मात्रक। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोग देखते हैं कि लंबाई को व्यक्त करने के लिए मीटर होता है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा द्रव्यमान के लिए केजी होता है, किलोग्राम। समय को व्यक्त करने के लिए सेकेंड होता है, सेकेंड।
समय को सेकेंड से भी व्यक्त किया जा सकता है, दिन, घंटा, सप्ताह, ये सभी समय के ही मात्रक होते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा के लिए मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। बल का मात्रक होता है न्यूटन। दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो मतलब आप लोगों को लिखा रहा हूँ ये सब मात्रक है। तो ये किसी न किसी राशि को मापने का काम करते हैं और उसी को हम बोलते हैं मात्रक। तो आप लोगों को मात्रक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, अब ये जो मात्रक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में रहता है मूल मात्रक। मूल मात्रक, अब ये मूल मात्रक क्या होते हैं? तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मूल राशियों को समझा है। तो मूल राशियां मैंने बताया था जो स्वयं से बनी होती हैं वो मूल राशियां कहलाती हैं, किसी अन्य राशि पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वो हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं, मूल राशियों को मापने का काम करते हैं। भाई मूल राशियों को मापेंगे किसी न किसी मात्रक से, तो जिन मात्रों का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। तो हम लोग लिखेंगे कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रों का प्रयोग करते हैं, जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक है क्या कि मूल राशियों को जो व्यक्त करेंगे, जो मापेंगे, वो कहलाएंगे मूल मात्रक। एग्जाम्पल, आप लोगों को मैंने बताया था जो मूल राशियां हैं वो 7 होती हैं, तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक तो किलोमीटर भी होता है, लेकिन जो एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है तो हम मीटर लिखेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और पदार्थ की जो मात्रा है उसका मात्रक होता है मोल। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मात्रक हो गए। तो 7 राशियां होती हैं, तो 7 राशियों के 7 मात्रक हो गए। तो आप लोगों को मूल मात्रक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं इनको समझेंगे आप। मूल मात्रक हो गए व्युत्पन्न मात्रक। क्योंकि हम लोग मात्रक पढ़ रहे हैं तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब हम कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो मूल मात्रकों से निर्मित होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं। वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक है क्या? व्युत्पन्न मात्रक वो है जो व्युत्पन्न राशियों को मापने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे हमने बताया था आपको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर। आयतन बताया था तो घन मीटर। इसके अलावा मैंने बताया था विभव, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। मैंने बल बताया था तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसके अलावा ये सभी जो मात्रक है, अगर मैं चाल की बात करूं तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो व्युत्पन्न राशियों को मापने का काम करते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी सभी बातें। तो आप लोगों ने व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ, मापन मात्रक, ये सभी बातें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ ली होंगी। जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बताऊँगा मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं?
मापन की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ। तो मापन की मुख्य 3 पद्धतियाँ हैं। नंबर 1 में रहती है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। नंबर दूसरे में है सीजीएस पद्धति और तीसरे नंबर में है एफपीएस पद्धति। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एमकेएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है। तो एमकेएस पद्धति मापन की वह पद्धति है जिसमें लंबाई को मापा जाता है मीटर में। लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में। और समय को मापते हैं सेकेंड में। आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बोले दे रहा हूँ कि मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकेंड में मापते हैं, ऐसी पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। और यही जो है एसआई पद्धति भी कहलाती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये एसआई पद्धति भी कहलाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर में सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में। लंबाई को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं ग्राम में और समय को हम लोग मापते हैं सेकेंड में। तो आप इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं कि मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकेंड में मापा जाता है, ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। और तीसरे नंबर में है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति में क्या रहता है कि जो लंबाई है उसको फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो हम इसमें भी आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में व समय को सेकेंड में मापा जाता है, ऐसी पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बेसिक काफ़ी बातें बता दी हैं जो 9वीं क्लास के जो प्रथम चैप्टर है फिजिक्स में। तो आप लोग अगर इतनी बातों को ध्यान से रखेंगे तो आप लोगों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। 2-4 बातें यहाँ से ज़रूर आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें शायद मैं एक चैप्टर को जो है कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग इसको सही से पढ़ें, ध्यान दें।